दाता का सूर, नहींतर रेजे वांझणी मत गुमाविश नूर। बताए वो क्यों ऐसा बताया कि जननी जन तो भक्त ने जन, या दाता या तो दानवीर कोई, या शूर या तो शूरवीर कोई, नहीं तो रेजे वांझणी मत गुमाविश। क्योंकि नूर होता है, प्रसूति जब होती है तब स्त्री का जो ओज का भाग है वो आयुर्वेद के हिसाब से 1/8 निकल जाता है, 8वां भाग जीवन का गया उसका। अब वो पता चल जाता है, जो आयुर्वेद तज्ञ है उसको पता चल जाता है कि ये स्त्री की प्रसूति हुई है या नहीं हुई है, देखकर पता चल जाता है। क्योंकि एक भाग ऐसा था ओज का, वो निकल गया उसका। इसके लिए आयुर्वेद में बताया कि विशाखांता गता मेघा प्रसूतांतंच यौवनम। विशाखा नक्षत्र गया, अभी 11वां नक्षत्र विशाखा चला गया अभी, तो विशाखा नक्षत्र गया कि बारिश ने विदाई दे दी, बारिश नहीं होगी। विशाखांता गता मेघा, विशाखा नक्षत्र का अंत हुआ, 11 नक्षत्र है। जैसे आर्द्रा शुरुआत का नक्षत्र है, बारिश की शुरुआत कहां से हो गई, आर्द्रा बैठ गया कि तब आम बंद हो गई। आपको पता है ना, रसायन प्रयोग हमने करवाया था, वीडियो देखा था सबने उसका। तो वो वायु के रोग न हो इसके लिए आर्द्रा नक्षत्र की शुरुआत 5:20 पर बैठा था इस बार वो, तो 5:20 पर उसका प्रयोग करना था, रसायन प्रयोग बहुत सारे लोगों ने किया, हींग घी और नमक लेकर। वो पता है ना, वो तो हमने वीडियो डाला था उसका। हाँ, तो वो जीवकाचार्य जी का प्रयोग था सालों पहले का। तो रसायन प्रयोग आर्द्रा नक्षत्र की शुरुआत पर हुआ। विशाखा नक्षत्र ये बारिश के नक्षत्र का अंतिम नक्षत्र है। विशाखा नक्षत्र चला गया, बारिश चली जाएगी। तो विशाखा गता मेघा, प्रसूति हुई स्त्री की तो यौवन चला गया। एक गरिमा थी, एक जो शक्ति थी वो चली जाती है प्रसूति होने के बाद। इसके लिए उसका नूर चला जाता है। इसके लिए बताया नहीं तो रेजे वांझणी, मतलब नहीं तो आप बांझपन ही रखना अच्छा होगा। मत ऐसे वैसे व्यक्तियों के लिए आप अपना नूर मत गवा देना, ऐसा ये लेखक एक कवि कह रहे हैं गुजराती भाषा के कि जननी जन तो भक्त ने जन का दाता का शूर, नहीं तो रेजे वांझणी मत गुमाविश नूर। तो आयुर्वेद में बताया। फिर अध्वा जरा मनुष्याना, व्यक्ति बहुत भाग दौड़ करेगा, यदि खूब दौड़ेगा, रनिंग में जाएगा, कहीं और लगाएगा, कहीं साइकिलिंग ही करेगा खूब, यहाँ से चलकर मद्रास तक साइकिल ले जाएगा, तो अध्वा जरा मनुष्याना, वो अधवा लाएगा उसको, जरा लाएगा, वो वृद्धावस्था लाएगा उसको। साइकिलिंग प्रमाण में अच्छा है, यही नहीं है कि साइकिल लेकर मद्रास ही चले गए, कहीं वो महाराष्ट्र ही चले गए इधर से लेकर और शरीर को कसरत हो गई, तो वो ज्यादा है। अति सर्वत्र वर्जित, आयुर्वेद में बताया। जो व्यक्ति अधिक करेगा, खूब अधिक श्रम करेगा, वो जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। तो अध्वा जरा मनुष्याणाम। और फिर क्या बताया, अनध्वा वाजिनाम जरा, बिल्कुल विपरीत घोड़े का है। घोड़े की जरा कैसे आएगी, घोड़ा जितना घूमेगा स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। घोड़े को बांध दो आप, एसी लगा दो सब तरफ, कूलर लगा दो, चारा टाइम से दो, मिठाई मेवा दे दो, सब कुछ उसको बांध दो, तो क्या होगा, घोड़ा मरेगा। घोड़ा फील करेगा ये मुझे कहाँ जेल में डाल दिया इसने। तो घोड़े के आसपास यदि ऐसा वातावरण करोगे तो घोड़ा बंधेगा तो मरेगा। तो अनध्वा वाजिनाम जरा, अध्वा जरा मनुष्याणाम, विपरीत है मनुष्य का। घोड़ा है तो फिरना ही चाहिए, घूमना ही चाहिए। शालीहोत्र नामक एक घोड़े के ऊपर का ग्रंथ है, सारे घोड़े की बात बताइए। घोड़े के कितने प्रकार, घोड़ा कैसा लेना है, कब लेना है, काले घोड़ों की क्या विशेषता होती है। युद्ध में सफेद घोड़े चलते हैं, काले घोड़े ज्यादातर दूसरी जगह चलते हैं। फिर स्वास्थ्य के लिए क्या है, हम उसके बहुत सारे प्रयोग करवाते हैं। किसी को यदि मस्सा हो जाए, इधर कोई भी दवाई से नहीं निकले, तो ऑपरेशन करने को डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन करा दो इसका, पता है ना आपको। वो मस्सों का ऑपरेशन होता है, इधर मस्सा हो जाए, इधर मस्सा हो जाए, काले काले मस्से होते हैं, इतने इतने बड़े, इधर लग जाए, बहुत गलत आते हैं फोटो में। हमारा सारा की सारी ऊर्जा वही फोटो पर केंद्रित होती है कि मैं फोटो में कैसे दिखूंगा वीडियो, क्योंकि हमको तो देखना नहीं ना, हमको कुछ गलत नहीं लगेगा, दूसरों को लगेगा। भगवान ने तो ऐसा बनाया है कि हम हमको देख ही नहीं पाते हैं। हमारा शरीर नहीं, हमारा मन कुछ अच्छी तरह से देख पाते हैं हम, लेकिन शरीर को हम नहीं देख पाते हैं। ज्यादातर जो आकर्षक भाग है वो हम नहीं देख पाते। ज्यादातर हमारा फोकस चेहरे पर होता है, जबकि वो नहीं देख पाते हम। भगवान चाहते हम न देखे वो, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती रहेगी, कहीं तिल ही होगा, कहीं मूंछ बड़ी हो जाएगी, कहीं कुछ काला हो जाएगा, कहीं इधर से ये ज्यादा बड़ा हुआ होगा तो हम कटवा देते हैं उसको। उसके लिए तो बहुत सारा पैसा हम खर्च करते हैं, एक तो बाल भी देते हैं उसको, समय भी देते हैं, साथ पैसा भी देते हैं, तो वो गलत लगता है मस्सा। ये गलत बात नहीं है, कोई ऐसा न मान ले।
कि मैं उसका विरोधी हूँ और इसमें सब में मैं वैरागी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ऐसे मजाक के लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन आयुर्वेद में भी उसका वर्णन दिया गया है कि चेहरे के लिए कुमकुमादि तेल बताया है। कुमकुमाद्य तेल है वो सुंदरता के लिए बताया है, वो विपरीत नहीं है सुंदरता के, लेकिन एक अध्यात्म की दृष्टि से मैं बता रहा था कि हाँ, ये अध्यात्म की जब बात करते हैं तब हम ऐसी बात करते हैं। तो इधर कोई मसा होता है, उसको हो जाए तो डॉक्टर आज सर्जरी बताते हैं कि सर्जरी करा दो आप। अब आयुर्वेद ने उसका उपाय क्या बताया पता है? घोड़े के जो बाल होते हैं ना, हाँ, जो पीछे के बाल होते हैं पूंछ के, तो घोड़े के पूंछ के बाल लाना है और ये बालों को बांधना है उधर। अब वो बालों के प्रभाव से वो मसा निकल जाएगा। तो बहुत सारे प्रयोग हमने यहाँ किए हैं, तो मसा निकल गया है तुरंत ही, इधर बांधने से मसा निकल जाएगा। अब देखो कितना सूक्ष्म है, ऐसे गाय का बाल बता देते, कहीं और का देते, लेकिन नहीं, उसको घोड़े की दृष्टि गई कि घोड़े के बालों में क्या गुण है। तो घोड़े का भी गुण बताया है, घोड़े के बाल का भी गुण बताया है। तो घोड़े का सबसे फ्रूट क्या अच्छा क्या फूड है, चना और गुड़ आज खिलाते हैं हम लोग, तो वो सबसे आइडियल वो शाली गोत्र में बताया है कि घोड़े का सबसे अच्छा फूड ये है, घोड़ा ये काम में आता है, घोड़े की ये विशेषता है। औषधि में बहुत सारे घोड़े के मूत्र का, घोड़े के मल का उपयोग किया गया है। आज बहुत सारे एड्स के पेशेंट है जो जगत भर में एड्स जिसको बताते हैं आयुर्वेद में, तो उसके लक्षणों के अनुसार धातु क्षय, ओजक क्षय जैसे नाम हो सकते हैं, गुरुजी ने बताया है। उसमें बहुत सारे उपयोग होते हैं, अपने जो ऊंट होते हैं, केमल होते हैं, उसके मूत्र का। तो बहुत सारे 8 पशुओं के मूत्र का, मल का भी उपयोग बताया है। तो मैं बात कर रहा था 5वें महीने में मन की अभिव्यक्ति होती है, चिंतन का विकास होता है उस समय। तो ज्यादा से ज्यादा पुस्तक पढ़े 5वें महीने में। 6ठे महीने में इसके लिए प्राणमयी के बाद कौन सा कोश है? मनोमयी। प्राणमयी के बाद किसका नंबर है? मनोमयी। तो मनोमयी क्योंकि 5वें महीने में मन की अभिव्यक्ति होती है। आगे आने पर मनोमयी कोश का विकास भी कब होता है? 10 से 11 से 15 साल तक। फिर जो 6ठा महीना आता है वो विज्ञान में, मतलब उसमें बुद्धि की अभिव्यक्ति होती है। आयुर्वेद मन से भी बुद्धि को अधिक मानता है। भगवद गीता में भी बताया है ना कि बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु इंद्रियाणि पराण्यहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सा, उपनिषदों में बताया है। तो बुद्धि से मन के परे बुद्धि है, तो ये बुद्धि की बात उपनिषदों में बताई। तो ये बुद्धि की बात आयुर्वेद में भी बताई कि 6ठे महीने में गर्भ में बुद्धि का विकास होता है। मन अभिव्यक्ति हो गई, अब बुद्धि की अभिव्यक्ति होगी। तो सर्जनात्मक काम करने हैं सारे 6ठे महीने में। सर्जनात्मक काम क्या है? जैसे कुछ बनाना है नया, जैसे कुछ सर्जन करना है नया, क्रिएटिविटी हम कहते हैं, क्रिएटिव कुछ करना है, क्रिएटिविटी का विकास करना है, सर्जनात्मकता का अपने भीतर विकास करना है। तो वो सर्जनात्मकता बच्चों में आएगी। इसके लिए अभिमन्यु को वार्ता क्यों 6ठे महीने में की गई? तो उसका कुछ कारण है, क्योंकि उसको इसकी पूरी रचना जाननी थी। आपको पता है ना, वो जी कर बाद में नहीं जान सका अभिमन्यु। जो गर्भ में वो सीख पाया, उसको कैसे ही उससे बाहर निकलना है उसको, तो चक्रव्यूह से। तो वो 6 पार्ट थे उसके, तो एक से दूसरे से तीसरे से अलग अलग व्यू है। जैसे वज्र व्यू है, जैसे चक्रव्यूह है, क्रौंच व्यू है, ऐसे महाभारत के युद्ध में अलग अलग व्यू के सैनिक रखे जाते थे, तो व्यू बनाया जाता था। ऐसे अलग अलग व्यू का वर्णन है। उसमें एक है चक्रव्यूह, वो बहुत जटिल है। जैसे इधर कोई आया तो इधर भी कोई खड़ा है, उधर गया तो उधर भी कोई खड़ा है। जैसे कि ये द्वार बंद कर दे और आपको बोले कि आपको इधर से निकलना है, अब कैसे निकलोगे आप? तो क्या युक्ति करोगे? सब कुछ पूरा घिरा हुआ है। तो ऐसी युक्ति करना कि जहां से मैं निकल पाऊं और फिर आसान रास्ता हो जाए। तो वहां से निकलने की कला वो कृष्ण ने उसको बताई थी, उसकी माँ को, अभिमन्यु की माँ को। तो उसने गर्भ में सीख ली थी। तो गर्भ में सीख ली और उसके बाद उसको इतनी तक याद रही जब तक वो लड़ने जाता था तब तक। लेकिन वो 7वीं जब बात कर रहे थे, ज्यादातर ऐसा ही होता है, बहुत कुछ गंभीर बात आती है। अभी और शिविर हम गंभीर लेते जाएंगे, संख्या कम होती जाएगी। जो सबसे ज्यादा महत्व की बात होती है ना, उसमें लोगों को कंटाला आने लगता है, क्योंकि कोई हंसी नहीं होती है, कोई नाटक नहीं होता है, कोई गोरों की बात नहीं होती है। नहीं तो खूब मजा आता है जब दूसरे की बात हो या नाटक हो या कोई और तीसरे की पिक्चर हो, तो बहुत मजा आएगा। 3-4 घंटे बैठे रहेंगे हम।
फोन भी स्विच ऑफ कर देंगे। लेकिन ऐसी कुछ काम की बात हो, गंभीर बात हो, तो हमको कंटाल आने लगता है। इसके लिए वहां पर वही हुआ, वो बात सुनते सुनते उसको कंटाल आने लगा और ऊब गई, तो सातवीं की बात नहीं हो पाई, वो व्यू की बात नहीं हो पाई, तो वो सातवां सीखना रह गया और रह ही गया फिर बाद में, और वही उसके मृत्यु का कारण बना। इसमें कुछ न कुछ और सिखाना चाहते हैं महाभारत ये घटना, कि बहुत कुछ बातें जो क्रिएशन है वो बहुत कुछ आप सिखा सकते हो गर्भ में। गर्भ में ही वो अच्छे चित्र बनाए, अच्छी सर्जनात्मकता लाए, तो उसका असर बहुत ही होगा। वो बाद में क्लासेस से नहीं होगा, आप उसको धक्के खिलाओगे इधर से उधर, उधर से उधर साइकिल लेकर या फिर मोटरसाइकिल लेकर गाड़ी में भेजोगे, वो सर्जनात्मकता तब नहीं आएगी जब इनबिल्ड आएगी। और आपको पता है फैक्ट्री में भी कोई मशीन में इनबिल्ड जो कुछ होता है, मेमोरी वगैरह, उसका प्रभाव ही अलग होता है। हम फिर बाद में कुछ तोड़ मोड़ कर उसको डाल देते हैं कि चलो हो गया, ये तो आ ही गया, हमारे पास कंप्यूटर आया, ग्राफिक कार्ड था नहीं, तो अब क्या करें, अब बोले बाहर से डालना पड़ता है, तो ये बाहर जैसा ही काम हुआ। फिर तो इनबिल्ड नहीं आता है कुछ भी बात, तब तो उसके जैसी नहीं होती है जब बाहर से डालते हैं। तो सर्जनात्मकता छठे महीने में है, उसका विकास करने के लिए छठा महीना बहुत आवश्यक। इसमें चित्र लगाए, नए नए पेंटिंग करे, या फिर कुछ भी सर्जनात्मक बात करे, कुछ बनाए ऐसा, तो छठा महीना बहुत आवश्यक है। सातवें महीने में, आज बहुत साइंस की बात है ये, सातवें महीने में ओज आता है, जो सप्तम धातु कही जाती है आयुर्वेद में, वो सातवें महीने में उसकी अभिव्यक्ति है। इसके लिए सातवें महीने में आयुर्वेद में एक बस्ती दी जाती है, उसका नाम आस्थापन बस्ती है। ओज को स्थिर करने के लिए एक बस्ती दी जाती है, उसका नाम आस्थापन बस्ती। आयुर्वेद में पंचकर्म मना है, 9 महीने तक का कोई पंचकर्म की क्रिया गर्भावस्था में नहीं कर सकते, 2-3 अपवाद को छोड़कर। एक अपवाद नस्य का है, जो आपको पता है शायद, ये आप सीमंतोन्नयन होता है, जो गोद भराई कहते हैं जिसको, वो सीमंतोन्नयन में जो लोग प्रॉपर विधि से करते हैं उसमें एक नस्य दिया जाता है। वो नस्य होता है गर्भ के रस का। पता है आपको किसी को भी? वो नहीं पता होगा, कोई महाराष्ट्र से आया हो तो महाराष्ट्र में बहुत ये प्रचलन अभी तक है, और कोई प्रदेशों में नहीं रहा है। महाराष्ट्रियन जो मेरे मित्र है, वैद्य है या फिर कुछ ऐसा काम करते हैं, तो उसने मैंने देखा गुरुजी महाराष्ट्रियन थे, इसके लिए मुझे ये बात पता है कि वो गर्भ के रस का नस्य दिया जाता है, तो वो डालना होता है, उससे गर्भ को पुष्टि मिलती है, इसके लिए वो रखा गया है। आजकल वो कंसेप्ट में नहीं है तो आजकल नहीं देते होंगे, लेकिन वो नस्य देना है, वो अपवाद है। कभी कभी नस्य देना है उसको, इसमें या इसमें एक पुंसवन संस्कार में नस्य आता है, ये दाएं में या बाएं में दिया जाता है, वो एक अपवाद है। ऐसी कुछ सामान्य क्रिया है जो पंचकर्म के अंतर्गत आप कर सकते हैं, लेकिन साधारणता से शेक देना, मालिश करना, व्यायाम करना, विरेचन कराना, वो सब आयुर्वेद में मना है। गर्भावस्था में और कुछ नहीं करना है, सब ध्यान रखना है। उसमें एक अपवाद फिर से आया है बस्ती का, वो आस्थापन बस्ती उसको कहते हैं। आस्थापन बस्ती 7वें महीने में दी जाती है या 8वें महीने में दी जाती है। 7वें महीने में ज्यादा प्रशस्त है वो। 8वां महीना जब आता है तो उसमें ओज अस्थिर होता है। गुरुजी ने एक बात पूछी थी, मेडिकल साइंस के डॉक्टरों की जब मीटिंग ली थी या उसका सेमिनार था, तब सारे डॉक्टर आए थे, MD MS सब प्रकार के डॉक्टर थे, गायनेकोलॉजिस्ट से लेकर सब विषय, अलग अलग के विषय के तज्ञ। उन्होंने एक बात पूछी थी कि 8वें महीना रिस्की क्यों होता है, आप बताओ 8वां महीना क्यों रिस्की होता है? ऐसा पहली बार किसने बताया? आज भी आप देखेंगे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो बताएंगे या तो प्रसूति 7वें महीने में हो जाए वो अच्छा है, या फिर 9वें में। 8वां महीने की प्रसूति रिस्की होती है, तो वो क्यों, किसने पहली बार बताया? तो पहली बार जो संकलन किया अग्निवेश तंत्र के ऊपर, वो चरक मुनि ने पहले ही बताया कि 8वें महीने की प्रसूति वो दोनों के ऊपर अच्छी नहीं है, वो रिस्की है, वो जोखिम वाली है। क्यों? क्योंकि 8वें महीने में ओज अस्थिर रहता है। 7वें महीने में ओज आ गया, अब आधा माह में रहता है, आधा अप डाउन करता रहता है ओज। ओज एक धातु है, वो माँ और बच्चे संतान दोनों में जुड़ी है। यदि 8वें महीने में प्रसूति होती है, वो ओज यदि माह में रह गया तो बच्चा मर जाएगा। ओजम बिना न जीवितम, ओजसम बिना न जीवितम, ऐसा आयुर्वेद में बताया है कि ओज के बिना कोई जीवन नहीं है। और यदि बच्चे में रह गया, मां मर जाएगी, ओज नहीं है तो। इसके लिए आयुर्वेद में पहली बार बताया कि 8वें महीने में कोई भी प्रकार की ट्रैवलिंग न करे।
लोग इधर आते हैं, पूछते हैं, दिखाने के लिए आ जाए, हमने बताया नहीं वहीं दिल्ली में ही रहो। ट्रैवलिंग करना 8वें महीने, गर्भ का जब 8वां महीना है तब मना है। ऐसी कोई भी चीज न करे जैसे डिलीवरी हो जाए। तो शोक के समाचार जो है, खबर है, वो भी उसको न दे। अति हर्ष के है, मानो लॉटरी लग गई, धंधा ही जम गया, तो उसको मत बताए कि धंधा जम गया है अभी, क्योंकि अति हर्ष की बात न बताए। हमको क्या है, हम रह नहीं पाते हैं कुछ भी। थोड़ा भी हमको कुछ मिला, 10 रुपए भी मिल गए, एक नोट 100 रुपए की मिल गई, सास को आकर के दिया कि बहुत भाग्यशाली हूँ, देखो लक्ष्मी पूजन किया था, 100 की नोट मिल गई, आज रास्ते में आ रहे थे। तो अति हर्ष की बात नहीं बतानी है। आयुर्वेद ने बताया गर्भिणी को क्या क्या नहीं बताना है, अति हर्ष, क्योंकि वो सहन नहीं कर पाएगी। फिर क्या नहीं बताना है, अति शोक की बात। कोई मर गया, बताने की जरूरत ही नहीं है उसको, मर गया वो फिर आने वाला नहीं है, उसके पीछे आपको जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो जाएगा वो जाकर आएगा शांति से, उसको कोई जरूरत नहीं है बताने की। आज तो पेपर में ही आ जाता है, उसान नोंद में ही तो पढ़ लेती है वो कि अच्छा मर गए, तो भी तो ये गलत बात है। उसको कुछ खबर नहीं पहुंचानी है। तो गर्भक्षरण और गर्भस्राव हो सकता है। ये बीच में एक बात याद आ गई तो मैं बता देता हूँ। कभी कभी अभी के रिपोर्ट्स के अनुसार हार्ट बीट्स नहीं आते, आपको पता है वो हार्ट की बीट्स नहीं आते हैं, डिटेक्ट नहीं होते हैं। अब आयुर्वेद में 2 संभावना इसकी है बच्चे की गर्भ में, कुछ विकृतियां तो उसने पहले की थी, इसके लिए ऐसा हुआ है। तो 2 संभावनाएं हैं आयुर्वेद के हिसाब से। एक तो एक क्षीण वात है, उसका वात एकदम क्षीण हो गया है, तो वो जीव रहेगा लेकिन उसके स्पंदन नहीं होंगे। स्पंदन स्थूल बात है, जीवन बहुत गहराई की बात है। हो सकता है जीव हो, स्पंदन ना आए। कोई लोग योगी अपने श्वास को भीतर करके बैठ जाते हैं, प्राण का एक क्या कहते हैं उसको, कि कुंभक कर लेते हैं, रोक लेते हैं, तो भीतर स्पंदन, बाहर स्पंदन नहीं आते हैं, लेकिन भीतर प्राण होता है। बाहर स्पंदन नहीं है लेकिन भीतर प्राण है। तो ये एक साहचर्य है, साहचर्य नियम नहीं है। साहचर्य है ज्यादातर परिस्थितियों में बाहर स्पंदन होंगे, अंदर प्राण होगा। लेकिन ऐसी भी परिस्थिति होगी बाहर स्पंदन नहीं होगा, अंदर प्राण होगा। तो क्षीणवात एक बताया है, क्षीणवात होगा तब तो हो सकता है स्पंदन न डिटेक्ट होते हो, लेकिन उसमें प्राण हो सकता है। दूसरी बात ऐसी भी बताई कि वो मर भी गया हो, स्पंदन नहीं आ रहा है, तो ये दूसरी अवस्था है। अब कैसे विवेक करे, तो गोधूली से वीरेंद्र जी का एक बार फोन आया था कि अभी वो लोग बताते हैं कि वो एक पेशेंट ऐसा आया है कि स्पंदन नहीं डिटेक्ट होते हैं, तो उसके जो हार्ट बीट से वो डिटेक्ट नहीं होते, वो हो नहीं रहे, ऐसा उसने बताया डॉक्टर ने। उन्होंने बताया कि तुरंत उसको निकाल दो। और हमारे जो लोग मित्र वगैरह है आयुर्वेद के, वो बता रहे कि नहीं, किसी भी हालत में हो तो हत्या है, वो नहीं निकालना चाहिए। तो क्या करें, तो क्या करें इसमें? तो मैंने कहा कि उसको फोन दो, उसको बताओ कि मुझे फोन करे, क्या परिस्थितियों में जान लेता हूँ। तो पूरी परिस्थिति मैंने जानी। तो ऐसी बात है, तब तो सभी अंधेरे में तीर लगा रहे थे। आयुर्वेदाचार्य कह रहा था, उसका भी कोई बोध नहीं उसको कि किस परिस्थिति है। और डॉक्टर है वो, उसको भी ये 2 बातें पता नहीं, उसको तो एक ही बात पता है, स्पंदन नहीं आ रहा है तो मृत्यु हो गई है इसकी, तो निकाल देना चाहिए। तो गुरुजी ने एक प्रयोग बहुत अच्छा बताया है उस समय। उन्होंने 2 बातें बताई है कि एक उसमें 2 ही औषध है। हमने उसको 2 बताया कि आप देखो, आप जल्दी मत करो, आप ये 2 औषध का सेवन करो। गुरुजी ने ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में निर्णय लेना बहुत कठिन है। यदि हम उसको निकाल देने का कहेंगे, उसने हत्या कर दी, पाप हम पर भी आएगा, उस पर भी जाएगा, क्योंकि कर्ता, कारिता, अनुमोदिता तीनों जवाबदार है। हमने ज्ञान के बिना उसको बता दिया, उसने निकाल दिया, हम भी हत्या के जिम्मेदार हो गए उसकी। क्षीणवात है तो क्षीणवात था, स्पंदन नहीं आ रहे थे, लेकिन जीव तो था उसमें, तो हम पर पाप आएगा, वो भी कठिन परिस्थिति। अच्छा, यदि इसको ये बताते हैं कि नहीं रखो, तब तो मूढ़ गर्भ होगा, यदि वो मृत होगा तो उसका पॉइजन हो जाता है, तब तो स्त्री मर सकती है। अब उसके कारण यदि स्त्री मर गई, वो पाप हमको आया, हमने बताया था उसको कि ऐसा रखो। अच्छा, ऐसा बताया मैं नहीं जानता हूँ, तब तो ज्ञान हुआ और मैंने ना बताई, तो उसका अब क्या करे तो उसको। तो गुरुजी ने इस अवस्था में बताया है ऐसा होगा तब 2 औषधि है। ऐसी बहुत सारे प्रश्न आएंगे भविष्य में, क्योंकि ये बढ़ता जाता है बहुत कुछ इस रोग। उसमें 2 परिस्थितियां होगी,
या तो मूढ़ गर्भ होगा या तो क्षीणवात होगा। क्षीणवात रहता तब तो जीवंत हो सकता है आगे जाकर, 15 दिन राह देखो, 20 दिन राह देखो, उसके स्पंदन आ जाएंगे, डिटेक्ट हो जाएंगे। मूढ़ गर्भ होगा तो कोई उपाय नहीं रहेगा, वो मर गया है। इसके लिए अब ज्यादा हानि न हो, इसके लिए अब आप कोई जीव को मार नहीं रहे हो, केवल निकाल रहे हो। जैसे हम अर्थी निकालते हैं इस तरह से निकालना है तो वो निकालता है, जल्दी से जल्दी निकालना है। लेकिन कैसे पता करें? तो वो कोई ग्रंथों में परम जैसे चरक से लेकर जो ग्रंथ लिखे गए उसमें से ये बात नहीं लिखी गई। तो गुरुजी ने बताया कि वो बात कहीं ना कहीं छूट गई या और कोई कारण से नहीं लिखी गई होगी, कुछ कारण रहा होगा, लेकिन ये बात है कहीं ना कहीं। तो गुरुजी ने वो बताया अपने पाठन के अवसर पर, चरक का पाठन कर रहे थे तब उसमें बताया कि इसमें 2 ही औषधि है। एक तो अंकुरित धान्य है, ऐसे अंकुरित धान्य को खाने का मना किया है, लेकिन उस अवस्था में अंकुरित धान्य को देना है। तो अंकुरित धान्य को बताया कि देना है उसको 3-4 दिन या हफ्ते तक। और एक जीवंत्यादि घृत करके एक घी आता है, जो जीवंती नामक एक औषधि है जो आंखों के रोगों में काम आती है। जैसे जनरली जीवंत्यादि घृत उससे बनता है, तो जीवंत्यादि घृत उसको देना है। ये 2 दी मैंने, आज रिकॉर्ड है उसका, वीरेंद्र जी को पता है, वो गोधुली वाले, उन्होंने मुझे, तो मैंने कहा कि ये आप चालू करिए। अभी आप कंफ्यूज मत हो, जो भी होगा वो 7 दिन के बाद आपको निर्णय पता हो जाएगा। यदि ब्लीडिंग आपको शुरू होता है, गुरुजी ने बताया 3-4 दिन या 7 दिन के भीतर भीतर यदि मूढ़ गर्भ है तो योनि मार्ग से खून निकलना चालू हो जाएगा। यदि मूढ़ गर्भ है तो, मूढ़ गर्भ नहीं है, क्षीणवात है, तो स्पंदन चालू हो जाएंगे। ये 2 घटनाएं होगी, ये दोनों लेने से। इन्होंने दोनों शुरू किया, 4 दिन के बाद फोन आ गया कि खून निकलने लगा मार्ग से। तुरंत हमने सुबह बता दिया कि ये मूढ़ गर्भ है, वास्तव में आपके जो गर्भ में था संतान वो मर चुका है, जल्दी से जल्दी आप निकाल दो उसको, क्योंकि उसका जहर का असर में हो जाएगा। तो तुरंत डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली। डॉक्टर को लगा कि आप तो उस दिन मना कर रहे थे, इस दिन तुरंत, हमने कहा पहली अपॉइंटमेंट ले लो, जल्दी से जल्दी उसको समझाओ कि अब मुझे ये निकालना है, उसको दूसरी बातें मत करो, केवल इतना ही बता दो। तो तुरंत उसने ली और निकल गया, और माँ उसकी बच गई, मतलब जो बहन थी वो बच गई, और वो मूढ़ गर्भ था, मतलब वो बच्चा मर गया था। लेकिन ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में क्या करे, तो उसके विषय में गुरुजी ने बहुत कुछ बताया है। ये 2 औषध प्रयोग हमने वीरेंद्र जी को बताए, पूरी जगह पर ये दोनों को बताए। ऐसे बहुत लोगों की ऐसी सिचुएशन में फोन आते हैं हमको, तो डॉक्टर को केवल उसके लिए आसान है बात, निकाल दो ऐसा कहना, हमारे लिए तो एक जीव का प्रश्न है, पाप पुण्य का प्रश्न बहुत बड़ा भारी है, बोध दाव पर लगाना है। पूरे जन्म की यात्रा हमारी बहुत जन्मों से चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। वो पूरा का पूरा सोचकर आयुर्वेद को निर्णय देना है। किसी के बारे में निर्णय देना है तो पैसा तो इधर बहुत छोटी से छोटी चीज है, बहुत छोटी, इसको तो कहीं लक्ष्य में ही नहीं लेना है। इसी अवस्था में तो पैसा कुछ है ही नहीं, इसी अवस्था में क्या, कोई अवस्था में भी पैसा तो बहुत लक्ष्य में ही नहीं। इधर तो जो लक्ष्य है वो आत्मा का केंद्र बिंदु है, चेतना का विकास क्रम है, वो सब देख कर लेना है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि बहुत गहरी बातें हैं जो आप सीखेंगे, बताएंगे। तो 8वें महीने की प्रसूति रिस्की हो जाती है, क्योंकि वो जस्ती होता है। इसके लिए 8वां महीना पूरा ध्यान देने लायक है। उसमें बहुत आनंद की, बहुत हर्ष की बात न करें, समता में जिए, तो कुछ नहीं होगा। 8वें महीने में प्रसूति नहीं होगी। ज्यादातर 8वें महीने की प्रसूति इस अवस्था में होती है, या तो कुछ प्रसंग आ गया, खूब आनंदित हो गए तो वात प्रकोप बढ़ गया तो प्रसूति हो गई, या खूब दुखी हो गए तो प्रसूति हो गई, या फिर कहीं मुसाफरी में, जर्नी में ही चले गए कहीं देखने को, कहीं घूमने को, तो प्रसूति हो जाती है। ऐसे व्हीकल में बैठते हैं तो धक्के लगते हैं तो उससे भी प्रसूति हो सकती है। तो ये अवस्था न आए, इसके लिए हमारे यहाँ बताया 8वें महीने में सब छोड़ दो। 8वें महीने में एक ही स्थान पर रहो, ज्यादा घूम फिर मत करो, ज्यादा कुछ भी मत सोचो, विभिन्न घटनाएं मत करो, ऐसे शांति से जियो। फिर 9वां महीना आता है, वो सर्वांग परिपूर्ण देह 9वें महीने में तैयार हो जाता है। पूरा 9वां महीना प्रकृति तैयार करती है उसको प्रसूति के लिए, उसको बाहर ऑक्सीजन लेने के लिए तैयार होता है। इसके सारे अंग प्रत्यंग तैयार हो गए हैं नए श्वास के लिए, नए दुनिया का स्वागत करने के लिए, नए जगत में जाने के लिए। इसके लिए 9वां महीना खूब आवश्यक है। इसके लिए यहाँ पर 9वें महीने पूरे होने के बाद कहीं कहीं आयुर्वेद में बताया, गुरुजी ने भी बताया है, एक सुखद प्रसव कर चूर्ण का पाठ है, जो भी कोई कंपनी नहीं बनाती है, सुखद प्रसव कर चूर्ण है। लेकिन उसका नियम है वो 9वां महीना पूरे होने के बाद ही देना है, उससे पहले नहीं देना है, नहीं तो प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, उसकी हानि हो सकती है। वो चित्रक मूल उसमें मुख्य घटक है। चित्रक मूल
ऐसे गर्भावस्था में नहीं लेना है। गर्भावस्था में कुछ बातों का मना किया गया, वो मैं बात बताऊंगा। वो लेने से बहुत हानि होती है। गर्भावस्था में वो सेवन कर लिया, जैसे पपीता है, पपीता नहीं लेना है, बहुत अच्छा फल है, लेकिन गर्भावस्था में नहीं लेना है पपीता। पपीता के बीज को ध्यान रखना है, घर में ही नहीं आने देना है पपीता को। पपीता के बीज यदि रह गए इधर उधर बिखर गए और उसके ऊपर हमारा पैर आ गया, वो पैर में नेत्र कोशिका नाड़ी है, वो दब गई तो आने वाला व्यक्ति अंध हो सकता है। अब इतना गहरी बात है ये, छोटी सी बात, छोटा कारण लगता है, लेकिन ये बहुत कारण है इसके लिए। आयुर्वेद में बताया पपीता खूब अच्छा फल, लेकिन गर्भावस्था में बिल्कुल सेवनीय नहीं खा सकते गर्भावस्था में उसको, क्योंकि वो सारक है और बहुत हानि करता है, गर्भ का स्राव करा सकता है। ऐसे बहुत कुछ बातें ऐसी बताई जो गर्भावस्था में सेवनीय नहीं है। गुरु पदार्थ सारे है वो सेवनीय नहीं। कोई भी प्रकार का रेच, जैसे तीव्र रेच लेते हैं हम, जो कोई डब्बा आ गया चूर्ण का और वो चूर्ण खा लेते हैं कब्जियत दूर करने के लिए, और हम मानते हैं आयुर्वेदिक ही है, इसमें कोई हानि नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में बताया कोई भी चीज तीव्र रेचक न ले पेट साफ करने के लिए, वो भी नहीं तो हानि कर सकती है, खूब नुकसान हो सकता है उससे। तो गर्भ के अवस्था में क्या क्या न ले उसका आयुर्वेद में बताया गया है। कुछ बातें ऐसी है जो बहुत संशोधन के तौर पर आज देखी जानी चाहिए। गुरुजी बताते थे कि उसको क्या क्या छोड़ देना है गर्भावस्था में, तो बहुत कुछ उसको छोड़ना है उस अवस्था में। उसमें बहुत द्रव्यों की लंबी लिस्ट है, थोड़े बहुत हम द्रव्य देख लेंगे दोपहर में कि क्या क्या द्रव्य ऐसे हैं जो छोड़ना है गर्भावस्था में। तो बहुत ध्यान रखना है, या हम किसी को अपने ज्ञान के आधार पर उसको बता सकते हैं, जो डॉक्टर नहीं बताते हैं वो हम बता सकते हैं कि एक छोड़ दो तो बहुत लाभ होगा। तो ये बताया आयुर्वेद में कि कुछ 9वें महीने के बाद एक चित्रक मूल का चूर्ण आता है, वो मुख्य घटक है, वो उससे एक सुखद प्रसव कर चूर्ण बनता है। वो सुखद प्रसव कर चूर्ण 9 महीना यदि गर्भ का पूरा हुआ, 9 महीना पूरा हो गया कंप्लीट, तभी भी प्रसूति नहीं हुई तो सुखद प्रसव कर चूर्ण देना है, क्योंकि अब उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। उसका हम यहाँ से अभी निकालने वाले हैं, देने वाले हैं, लेकिन एक ध्यान शरत पर 9 महीने पूरे होने के बाद। फिर चित्रक मूल का पाउडर की बात बताई। फिर अपामार का जड़ रखने है अपने पास, तुरंत ऐसा हो गया कि डिलीवरी होने तो बांध देना है ताकि वो प्रसव हो सके, आसानी से हो सके ऐसा। गोबर के रस के प्रयोग तो आप जानते ही हो सब कोई, पीने में थोड़ा कठिन है लेकिन उसका भी परिणाम है ही, नहीं है तो ये मूल का तो प्रयोग है ही। फिर आगे की बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी मालाएं हैं, बहुत सारी बातें इसके बारे में कहनी है गर्भ विज्ञान के बारे में। अभी भोजन का समय हो रहा है तो समय पर चलना ये अच्छी बात होती है, हम उसका नियम का पालन करते हैं। तो आप लोग 10 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद वहाँ तैयार हो जाएगी, सब कुछ रसवती तैयार है, तो आप वहाँ पर सीधे जाइए और भोजन के लिए हम बैठेंगे। उसके बाद कितने बजे सत्र है? 3 बजे। अभी भोजन के बाद विश्राम है। विश्राम माने सोना, लेटना, ऐसे अर्थ होता है इसका, तो वो हम उसी अर्थ पे आधार पर ये करेंगे। तो अंदर सब, तो बाहर बहुत धूप है तो मैं चाहूंगा कि बाहर लोग न घूमे, अंदर ही सोए या बातचीत करें, कुछ भी दूसरों को डिस्टर्ब न हो इस तरह से। तो सबके अपने अपने कक्ष में भोजन के बाद 2 घंटे विश्राम है। 3 बजे वापस हम इधर मिलेंगे। तो और बातें बहुत कुछ है गर्भ विज्ञान के बारे में, खूब जानने जैसी है, क्या क्या छोड़ना क्या क्या करना उसके बारे में, और आपातकालीन चिकित्सा के बारे में भी बहुत सारी बातें हम करेंगे। तो 3 बजे वापस मिलते हैं। कोई प्रश्न है तो लिख लीजिए, अंतिम सेशन प्रश्नोत्तरी का ही है, तो उसमें सारे प्रश्नों के हम समाधान देने का प्रयत्न करेंगे। अपने पर्सनल प्रश्न है, ऐसा लगता है कि हाँ कोई रोग के बारे में पूछना है तो इधर जनरल पूछिए। पर्सनल के लिए हम रात को मिलने वाले हैं, जिसको गुरुकुल में एडमिशन लेना है उसके माता पिता के साथ, और जो किसी को तबीयत की कोई परेशानी है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है या कुछ पूछना है स्वास्थ्य के विषय में, उसको हम रात को मिलने वाले हैं। तो शाम को एक को बुलाएंगे, क्योंकि वो बातें पर्सनल होती है, तो पर्सनल पूछी जाती है या पर्सनल उसका उत्तर दिया जाता है, तो वो बातें शाम को पूछे, एक को बुलाया जाएगा समय देकर। तो ये शाम को रखा है स्वास्थ्य का परीक्षण। तो अभी इतना ही, अभी हम मिलेंगे दोपहर के भोजन में के बाद 3 बजे। धन्यवाद।